गहन क्षेत्र है। दोनों विधाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले कलाकारों की जीवन गाथा हमारे लिए प्रेरणादायक होती है। काष्ठकला लकड़ी से बनी कलाकृतियों या शिल्प कला को कहा जाता है। इसमें लकड़ी पर नक्काशी, मूर्तिकला और सजावटी वस्तुएं बनाना शामिल होता है। यह एक पारंपरिक कला का रूप है जो भारत के विभिन्न संस्कृतियों में प्रचलित है। काष्ठकला की तकनीकी जानकारी के साथ साथ हमारे आज के अतिथि संगीत के क्षेत्र से भी अछूते नहीं हैं। संगीत की बात करें तो हमारे अतिथि ने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा के साथ साथ देश के विभिन्न छोटे बड़े मंचों पर विलुप्त प्राय दिलरुबा वादन की प्रस्तुति कर उसे जीवंत रखा है। इन दोनों विधाओं में नाम और राज्य स्तरीय प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले श्री धर्मवीर कुमार शर्मा है। आपका जन्म बिहार के वैशाली जिले में 4 मार्च 1997 को हुआ। इन्हें अपने पूर्वजों से कला विरासत में मिली है। इनके दादा शिल्पकला और पिता काष्ठकला के कलाकारों में स्थान रखते थे। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गोदाम पोखर रजौली से प्राप्त की। उच्च विद्यालय से कुंवारी से मैट्रिक की परीक्षा पास की। संगीत विषय में स्नातक की परीक्षा पास करने के साथ साथ 2014 से शास्त्रीय संगीत की भी शिक्षा प्राप्त की। विलुप्त प्राय वाद्य यंत्र दिलरुबा की शिक्षा पंजाब के प्रसिद्ध गुरु से प्राप्त की। बचपन से ही कला के माहौल में पले बढ़े आपने कला व साहित्य के साथ खुद को जोड़ कर रखा है। आपकी जिला व राज्य स्तरीय उपलब्धियां पिछले 9 वर्षों से अनवरत रूप से सम्मान प्राप्त करती रही है। ये अपनी कला के प्रति अपने समर्पण व प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं। इनकी कला में बिहार की संस्कृति एवं परंपराओं की झलक मिलती है जो देखने व सुनने वालों को मनमोहित करती है। तो दर्शकों, अभी आपने जो सुंदर कलाकृतियां देखी और जो सम्मान पत्र आपने देखे, उनको हासिल करने वाले जो नामचीन कलाकार हैं काष्ठ कला के क्षेत्र में, वो आज हमारे साथ हैं। मैं बात कर रही हूँ हमारे पहले मेहमान श्री धर्मवीर कुमार शर्मा जी का। आइए हमारे साथ स्वागत करिए हमारे आज के मेहमान श्री धर्मवीर कुमार शर्मा जी का। धर्मवीर जी, बेहद अभिनंदन, स्वागत कार्यक्रम में। शुक्रिया, सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगता है जब एक कलाकार से मुलाकात होती है, क्योंकि कला शायद एक ऐसी सौगात है जो हर किसी के पास नहीं होती। ईश्वर किसी विशेष व्यक्ति को चुनता है और वो कला उसके पास आती है। हमारे दर्शकों को हमने दिखाया आपके कामों कार्यों पर आधारित एक छोटी सी स्टोरी हमने दिखाई, क्या क्या उपलब्धियां आपने हासिल की है वो बताया। पर जो ये जर्नी रही, कला से जो जुड़ाव रहा, शुरुआत कहाँ से हुई धर्मवीर जी? मुझे लगता है कि कलाकार बनाया नहीं जा सकता है, कलाकार को ऊपर वाले भेजते हैं बनाकर और उसको बस तराशने की ज़रूरत होती है। तो मेरा जो शुरुआत रहा, शुरुआत में मेरे दादाजी काष्ठ कला के क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार हुआ करते थे अपने ज़माने में। तो कहीं ना कहीं ये जो है वो परंपरागत है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो मेरे खानदान से ये चीज़ें मुझे प्राप्त हुई हैं। दादाजी के बाद मेरे जो चाचा थे, बड़े पापा थे, उन लोगों में फिर मेरे पापा थे, तो दादाजी से पापा सीखे। और फिर पापा को जब मैं देखता था करते हुए, तो चूंकि माहौल घर में वैसा था, तो माहौल जब उस तरीके का होता है तो जो कुछ छोटा बच्चा होता है तो कहीं ना कहीं वो भी जो है ना उस माहौल में ढल जाता है और बिना प्रशिक्षण कहीं से उस माहौल के अनुसार वो कुछ चीज़ों को गढ़ने लगता है। तो कुल मिलाकर कहें तो मेरा जो है वो पारंपरिक है, दादा जी से पापा जी और फिर पापा जी को देखते देखते मैं इस कला को सीखा। तो ये कला जो है वो आपको विरासत में मिली, और मैं समझ सकती हूँ कि जब आप अपने आसपास में इस तरह की कलाकृतियाँ देखते हैं तो एक नन्हे बालक को भी रुचि जागृत हो जाती है। उसके हाथ में कुछ छोटे छोटे औजार भी आ जाते हैं और कुछ कलाकृतियों का निर्माण भी होने लगता है। अभी जो जर्नी आपने तय की है काष्ठ कला के क्षेत्र में, कई पुरस्कार भी आपको मिले हैं। आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो काष्ठ कला है उसकी बारीकियाँ क्या है, और कुछ कलाकृतियाँ मैं यहाँ देख भी रही हूँ। बताएं हमें कि जब किसी भी कलाकृति का निर्माण आप करते हैं तो वहाँ किस किस खास बात का ध्यान रखते हैं और कैसे उसे उकेरते हैं? कई बातें हैं जिस तरीके से, जैसे ये कोबरा है,
तो इसको बनाने के लिए पहले तो इमेजिनेशन जो है हमारे अंदर, वो छवि आनी चाहिए कि हमको बनाना क्या है, क्या रूप देना है। एक लकड़ी है, इस लकड़ी को कैसे ढालेंगे, कहाँ से कितना कट करेंगे कि वो आकार आने लगेगा। तो उसी तरीके से जब बनाने की प्रक्रिया होती है तो जैसे यही है, एक आप देखिए पीछे से पूरी जो है ये रद्दी लकड़ी, जिस तरीके से अगर कह सकते हैं कि ये दरार आ रहा है इसमें। और इसको जब बनाने की शुरुआत मैंने की तो सबसे पहले स्केचिंग करते हैं, इस पे स्केचिंग करते हैं। और बहुत सारी कलाकृतियां ऐसी भी बनती हैं जिसपे स्केचिंग की जरूरत नहीं होती है, वो इमेजिनेशन से ही माइंड हाथ को रिएक्ट करता है और हाथ से फिर उस तरीके से छोटे छोटे टूल्स होते हैं, उस पे काम करके छोटी छोटी बारीकियां हैं जो बहुत ध्यान देना पड़ता है इसमें, और उस तरीके से फिर इसका कलाकृतियों का सीधा निर्माण पक्ष करते हैं। दिखाए हमारे दर्शकों को, सीधा करें ताकि हमारे दर्शक भी देख सके। एक फूल बनाया है आपने, उसके साथ पत्तियां हैं, और ये जो कास्ट का टुकड़ा है, लकड़ी का जो टुकड़ा है वो बिल्कुल आम है और शायद हम उसे बस यूं ही फेंक दें, पर एक कलाकार ने उसे एक कला के रूप में बना करके प्रस्तुत किया है। कुछ और कलाकृतियां देख रही हूँ मैं आपके सामने, वो कैसे बनाया है आपने और क्या खासियत है? हमारे बिहार में बोध गया है, और बुद्ध गया भगवान सीधा बुद्ध करें। से संबंधित है, जी, भगवान बुद्ध के नाम से जाना जाता है। तो ये आम की लकड़ी है और इसमें मैंने भगवान बुद्ध की छवि को बनाया है इसमें। जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये जो कलाकृति आप जब बनाते हैं, तो जैसा कि आपने बताया धर्मवीर जी कि या तो आप उसे उकेरते हैं और फिर बनाते हैं, या फिर अपनी कल्पना से भी उसे आकार देते हैं। तो कुछ टूल्स होते होंगे जिसका प्रयोग आप करते होंगे निर्माण करने में, क्या उसे हाथों से ही प्रयोग करते हैं या मशीनों का भी उपयोग किया जाता है? कहीं कहीं मशीन का भी उपयोग होता है, और चूंकि जब फिनिशिंग की बात आती है तो उसमें जो छोटे छोटे टूल्स होते हैं वो बारीकी से उसे यूज करना पड़ता है और फिर वो आकार आती है। जी, एक और चीज़ जानना चाहूँगी धर्मवीर जी कि जब भी आप ऐसी कलाकृतियाँ बनाते हैं तो उसमें क्या सजावटी वस्तुएं होती हैं या उपयोग की वस्तुएं भी होती हैं? तो किस तरह की कलाकृतियों का निर्माण ज़्यादा करते हैं? ज़्यादातर चूंकि अपने बिहार में या बाहर भी सजावट से ही संबंधित चीज़ों का ज़्यादा उपयोग होता है, तो ज़्यादातर सजावटी चीज़ें ही होती हैं, सजावटी कलाकृतियाँ ही होती हैं। और कुछ ऐसी कलाकृतियाँ होती हैं जो कहीं किचन वगैरह में यूज हम लोग कर सके। अच्छा जी जी, तो कुछ कलाकृतियाँ जो सजावटी हैं, इसके अलावा कुछ कलाकृतियाँ जो काम के उपयोग जी, के बिल्कुल। लायक भी होती हैं। और अगर कास्ट कला की बात करूँ तो हमारे यहाँ तो पुरातन समय से कास्ट की या लकड़ी की वस्तुओं का उपयोग भी होता जी। आया है। इनके रख रखाव की बात की जाए तो फिर क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय तक चल सकती हैं ऐसी कलाकृतियाँ हैं, तो कोई खास ख्याल रखना पड़ता है धर्मवीर जी? जैसे फर्नीचर की अगर हम बात करते हैं, लकड़ी से बनी कुछ भी सामग्री हो, अपने घर में भी हम लोग देखते हैं, तो फर्नीचर की सुरक्षा, उसका जो लास्टिंग है वो ज़्यादा समय तक रहे, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं कि पॉलिश करते हैं। अच्छा, तो उसी तरीके से ये भी जो कलाकृतियां हैं इसमें अलग अलग तरह के पॉलिश आते हैं, जिसको हम लोग केमिकल्स होते हैं उसमें, उस केमिकल्स को चढ़ाते हैं ताकि इसका जो है इसमें दीमक ना लगे, कीड़ा वगैरह ना लगे और ये सुरक्षित रहे। जी जी, और वैसा है तो शीशे का फ्रेम भी हम लोग करा सकते हैं, इसको शीशे के फ्रेम में करा के इसको कहीं और गिफ्ट भी- करना और है भी या रखना है protection तो मिल उसको जाए। रख सकते हैं। जी, कोई खास तरह की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है इसमें? दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे अगर बहुत ज़्यादा हार्ड लकड़ी है जी, तो उसको अगर तय करेंगे, उसमें अगर बनाना चाहेंगे तो वो टूट जाएगी लकड़ी। उस टूटे नहीं, इसको ध्यान में रखते हुए सागवान की लकड़ी या एक और लकड़ी है जो मतलब सहूलियत से कट जाए और ज़्यादा उसमें दिक्कत ना हो। अच्छा, शीशम वगैरह में बहुत ज़्यादा हम नहीं बना सकते हैं। सागवान है और गमहार, ये दो लकड़ी है जो इसके लिए बहुत ही पर्याप्त है। इसी दो लकड़ी में ये जो कलाकृतियाँ हैं वो बनाई जाती है। जी। तो जाहिर तौर पर जब आप कलाकृतियों का निर्माण करते हैं तो इसको मार्केट भी मिलना ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी ये उन लोगों तक पहुंच पाएगी जो इसको पसंद करते हैं। जी जी। तो इसके लिए कैसे करते हैं जो प्रशंसा करने वाले हैं या जिनको खरीदना है, वो कहाँ तक पहुंचते हैं? कई ऐसे लोग हैं जो, अगर मैं अपनी बात करूं तो कई ऐसे लोग हैं जो जानते हैं
तो वो अच्छा। खुद से आके कॉल करके और जब उनको ज़रूरत होती है तो जी। ले जाते हैं मेरे जी, यहाँ से। तो इस तरीके से ये जो कलाकृतियाँ हैं उनका निर्माण आप करते हैं। जी। ज़ाहिर तौर पर जब भी किसी कला का निर्माण होता है ना, तो बहुत बारीकियों का ध्यान रखना जी। पड़ता है और मैं दर्शकों से कहना चाहूँगी कि यही बारीकियाँ हमें अपने जीवन में भी रखनी पड़ती हैं, जब हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना चाहते हैं।